हेलो फ्रेंड्स, क्लाइमेटोलॉजी के लेक्चर सीरीज के अंतर्गत आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक को। और ये टॉपिक है प्लैनेटरी एंड लोकल विंड्स, यानी इसे हम हिंदी में ग्रहीय एवं स्थानीय पवन के नाम से जानते हैं। ग्रहीय पवन को यानी प्लैनेटरी विंड्स को सनातनी पवन भी कहते हैं, इसलिए इस टॉपिक को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, सनातनी पवन एवं स्थानीय पवन। यहाँ पर इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि इस पूरे टॉपिक का संदर्भ क्या है, यानी इसका कंटेक्स्ट क्या है। याद कीजिए, जब हम इससे पहले वाले टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे जिसका टाइटल था एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन यानी वायुमंडलीय परिसंचरण, तो वहाँ वायुमंडलीय परिसंचरण में हमने आपसे कहा था कि पूरे वायुमंडल के इस सबसे जो लोअर या लोएस्ट सेक्शन है, लोएस्ट जो ये पूरा एटमॉस्फेरिक मेखला है, जोन है, वायुमंडलीय मेखला है, जिसे हम क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। तो इस ट्रोपोस्फियर में जो भी एयर प्रॉपर्टी होती है, ये एयर प्रॉपर्टी सर्कुलेट करती है, और इसके सर्कुलेशन यानी इसके परिसंचरण के लिए जिन उत्तरदायी कारणों को या कारकों को हम लोगों ने उस टॉपिक के अंतर्गत विश्लेषित किया था, वहाँ ये जाना था कि इस पूरे सर्कुलेशन का जो मेन रीज़न है या मुख्य जो कारण हैं, उन कारकों को या कारणों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक वो कारण है जो सीधे वायु से संबंधित दशाओं से संबंधित हैं, यानी एयर के, इस एटमॉस्फेयर के एयर के कुछ कैरेक्टर से रिलेटेड हैं, और बेसिकली उन्हें हम वायु की ऊष्मा या वायु की आर्द्रता संबंधी दशाओं के रूप में एक अलग रख सकते हैं, उन कारकों को अलग किया जा सकता है। और दूसरे जो कारक थे जिसके कारण ये सर्कुलेट हो रहा था, उन कारकों में पृथ्वी से संबंधित कारक को हम, या पृथ्वी से संबंधित कारक के अंतर्गत उन कारकों को एक साथ हम लोग रख सकते हैं। अब पृथ्वी से संबंधित कारक कौन कौन से थे, तो आपने देखा था वहां पर मैंने 3 कारकों की चर्चा या 3 कारकों को लेकर इस पूरे टॉपिक को या पूरे टॉपिक की एनालिसिस किया था। उसमें से एक फैक्टर था कि ये पूरी की पूरी पृथ्वी की हमारी आकृति कैसी है, इसका शेप कैसा है। दूसरा इसमें फैक्टर था कि ये रोटेट करता है, यानी पृथ्वी रोटेट करती है, तो इसका जो डायनेमिक कैरेक्टर है, डायनेमिक में रोटेशनल कैरेक्टर है, वो कैसा है। और तीसरे फैक्टर के रूप में पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने यहाँ रखा हुआ था, यानी पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी की घूर्णन गति और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ये 3 कारक हो गए जो पृथ्वी से संबंधित थे। और वायु से संबंधित कारकों के अंतर्गत हमने ऊष्मा और आर्द्रता को शामिल किया था, और ऊष्मा में भी हमने वायुमंडलीय ऊष्मा के साथ साथ यहाँ पर पृथ्वी सतह पर जो सतह से संबंधित तापीय दशाएं हैं, उनको शामिल किया था। तो इस प्रकार से ये दोनों समूह के कारक मिलकर और इसको सर्कुलेट करा रहे थे या इसका परिसंचरण करा रहे थे। और इन परिसंचरण के रूप में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो भी ट्रोपोस्फेरिक एयर है, ये 3 कोशिकाओं के रूप में सर्कुलेट होती है, जिसे हम लोगों ने हैडेली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल, यानी हैडेली कोशिका, फेरल कोशिका और ध्रुवी कोशिका यानी पोलर कोशिका के रूप में हम लोगों ने इसका पूरा विश्लेषण किया था। यहाँ पर ये जो टॉपिक है यानी प्लैनेटरी एंड लोकल विंड्स, ये इसी से संबंधित है, और इन तीनों ही कोशिकाओं के उन प्रतिरूपों से संबंधित है जो सरफेस पर फ्लो होता है। यानी तीनों कोशिकाओं में हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ये हेडली सेल है, तो हेडली सेल में सरफेस पर विंड फ्लो हो रहा है, और इसी तरह से फेरल सेल में भी सरफेस पर विंड फ्लो हो रहा है, यानी सतह पर वायु का प्रवाह हो रहा है। पोलर सेल में भी सतह पर वायु का प्रवाह हो रहा है। इनकी दिशा, इनकी विशेषताएं भले ही अलग हो, इनकी गति से संबंधित, ताप से संबंधित, आर्द्रता से संबंधित दशाएं भले ही अलग हो, लेकिन एक बात तीनों में कॉमन है कि ये सतह पर प्रवाहित होती हैं। और सतह पर प्रवाहित होने वाले इसी सरफेस विंड फ्लो के अंतर्गत यहाँ पर 2 हमारी वायु प्रवाह की विशेषताएं या पवन प्रवाह से संबंधित 2 प्रकार के विशिष्ट यहाँ पर प्रतिरूपों का निर्माण हुआ है, जिसे एक प्रतिरूप को हम प्लैनेटरी विंड्स के नाम से जानते हैं, यानी ग्रहीय पवन के नाम से जानते हैं, या इसी को हम सनातनी पवन के नाम से जानते हैं।
और दूसरी को स्थानीय पवन या लोकल विंड्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम ग्रही और स्थानीय पवन के अंतर को हम थोड़ा सा पहले क्लियर कर दें। ग्रहीय पवन या सनातनी पवन हम पवन प्रतिरूप के उस संपूर्ण विशेषता को इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं जिसका प्रवाह संपूर्ण ग्लोब पर होता है और ग्लोब से संबंधित जो भी एक जनरल कैरेक्टर्स हैं इनके फ्लो के लिए, वो इनको या इनके प्रवाह से संबंधित विशेषताओं को निर्धारित करती है या रेगुलेट करती है। लेकिन लोकल विंड्स हम उनको बोलते हैं जो इस ग्लोबल जो डिसिप्लिन है उस ग्लोबल डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करती, यानी स्थानीय या प्रादेशिक स्तर पर कुछ ऐसी विशिष्ट दशाओं का निर्माण हो जाता है जिसमें ये वैश्विक प्रतिरूप या ग्लोबल पैटर्न फॉलो नहीं होता और वहाँ पर इनसे भिन्न दिशा में, भिन्न रूप में पवन का प्रवाह होने लगता है। तो उस स्थानीय क्षेत्र या प्रादेशिक क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली जो भी पवन प्रतिरूप होता है उसी को हम स्थानीय पवन के नाम से जानते हैं। यानी दोनों के लिए एक बात समान है कि दोनों ही सतह पर प्रवाहित होने वाली जो सरफेस विंड फ्लो है, जो इस तीनों प्लेनेटरी ये तीनों जो सेलुलर फ्लो हो रहा है, इसी सेलुलर फ्लो का ही एक पार्ट है। ये एक कॉमन इनमें एक समानता है, लेकिन इनमें भिन्नता क्या है? भिन्नता ये है कि जो सेलुलर फ्लो है, इस सेलुलर फ्लो में जो भी संबंधित जो दशाएं होंगी या संबंधित जो कारक या कारण होंगे जो इनके फ्लो पैटर्न को निर्धारित करते होंगे, ये इस पर तो लागू होगी, लेकिन जो लोकल विंड्स है उस स्थानीय पवन के प्रवाह पर इनसे संबंधित जो निर्धारित करने वाले कारकों का जो प्रभाव है वो प्रभाव नहीं रहता है और इसके कारण कुछ यहाँ के लिए स्थानीय या प्रादेशिक स्तर पर प्रवाहित होने वाले पवनों के लिए कुछ दूसरे प्रकार के भिन्न दशाओं का निर्माण होता होगा, विशेषताओं का निर्माण होता होगा जो यहाँ के इस प्रतिरूप वाले पवन के प्रवाह को संचालित करती होंगी। ये एक भिन्नता है। अब यहाँ हम लोग ने समझ लिया कि सरफेस विंड फ्लो पैटर्न का ही ये पार्ट है और सरफेस विंड फ्लो पैटर्न हेडली, फेरल और पोलर सेल का एक नीचे का प्रवाह का एक प्रतिरूप है। अब यहाँ पर इस नीचे वाले प्रवाह प्रतिरूप को संचालित करने वाले कारक कौन हैं या इस सतह पर या सतही पवन प्रवाह के रूप में जो सरफेस विंड फ्लो पैटर्न होता है इसको निर्देशित करने वाले, इसको नियंत्रित करने वाले, इसको कंट्रोल करने वाले या गवर्न करने वाले फैक्टर्स कौन है? तो यहाँ हम देखते हैं कि 3 प्रकार के ऐसे कारक हैं जिन कारकों के निर्देशन में या जिन कारकों के प्रभाव में ये सतह पर पवन का प्रवाह होता है और इनमें कॉमन रूप में हम देखेंगे ये तीनों में प्रभावी होती हैं, हेडली में भी, फेरल में भी और पोलर सेल में भी। सतह पर जो भी प्रवाह होता है पवन का, इन्हीं 3 कारकों से या 3 जो फैक्टर्स हैं इन्हीं से निर्देशित और नियंत्रित होता है। इसमें से सबसे पहला हो गया प्रेशर ग्रेडियंसी यानी दाब प्रवणता। दाब प्रवणता का मतलब ये हुआ कि यहाँ हम लोगों ने देखा था कि पूरे ग्लोब पर प्रेशर बेल्ट्स का फॉर्मेशन हुआ है और प्रेशर बेल्ट्स के रूप में जो भी प्रतिरूपों का निर्माण हुआ है, दाब से संबंधित प्रतिरूपों का जो भी निर्माण हुआ है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि इक्वेटर से पोल तक और दूसरे साइड में भी इक्वेटर से पोल तक कुछ भिन्न प्रतिरूप वाले प्रेशर कंडीशंस यहाँ पर जोनल फॉर्म में यानी मेखला के रूप में यहाँ पर निर्मित हुए हैं। इसमें हम लोगों ने देखा था कि लो प्रेशर बेल्ट्स इक्वेटोरियल लो के रूप में यहाँ पर बना हुआ है जो 0 डिग्री के आसपास यहाँ पर विस्तृत है और 35 के आसपास जिसका विस्तार हुआ है नॉर्थ में भी और साउथ में भी, इसे हम लोगों ने सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स के रूप में इसे हम लोगों ने समझा था। उसी प्रकार जो 65 नॉर्थ में और 65 साउथ में जो लैटिट्यूड्स है उसके आसपास जो दाब से संबंधित दशाएं निर्मित हुई थी उसको हमने कहा था कि ये सब पोलर
लो प्रेशर बेल्ट्स है नॉर्थ में और साउथ में सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट्स यहाँ साउथ में भी है। तो इस तरह से ये लो हो गया, ये लो हो गया, ये सब ट्रॉपिकल हाई और ये सब ट्रॉपिकल हाई है। और फिर इस लो के बाद फिर से हम लोग पोलर हाई और पोलर हाई के रूप में ये दाब हम लोगों ने देखा हुआ था। दाब से संबंधित जो चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ पर इन बातों को डिस्कस किया भी था कि ये कैसे बनते हैं, कौन से कारक हैं इनको निर्मित और निर्देशित करते हैं। लेकिन जो प्रतिरूप बना था उसमें हम लोगों ने देखा कि हाई लो हाई लो हाई लो हाई, इस प्रकार से अल्टरनेट एक प्रेशर कंडीशन जोनल फॉर्म में यहाँ पर क्रिएट हुआ था। और इसी जो प्रेशर कंडीशन बना हुआ है, इसी प्रेशर से डायरेक्ट एसोसिएशन है किसका, इस विंड फ्लो या सेलुलर विंड फ्लो पैटर्न का, जिसको हम लोग ने मेरिडियनल सर्कुलेशन सिस्टम के अंतर्गत तीनों कोशिकाओं को समझा था कि कैसे दाब और ये प्रवाह प्रतिरूप एक दूसरे से एसोसिएटेड है। यानी ये लो यहाँ प्रेशर है, तो लो प्रेशर यहाँ पर वायु में एक ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल एयर कॉलम के रूप में एयर फ्लो का यहाँ पर एक प्रतिरूप निर्मित करता है। और जो यहाँ 35 डिग्री सबट्रॉपिकल हाई पर जैसे ये सेलुलर फ्लो में नीचे की तरफ हवाएं उतरती है तो यहाँ पर हाई हो जाता है। फिर यहाँ पर हम लोग सब पोलर लो पर समझा था कि कैसे यहाँ पर जो फ्रंटल यहाँ पर कंडीशन का डेवलपमेंट होता है, उसके थ्रू टेम्परेट साइक्लोन्स का डेवलपमेंट होता है, इनके माध्यम से किस प्रकार से हवाएं ऊपर की तरफ गतिशील हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर लो हो जाता है। और जब इसको डिस्कस किया था तो ये देखा था कि वास्तव में इसके लो हाई बनने या बनाने के पीछे जो कारण है, उन कारणों में एक कारक या एक कारण यहाँ पर खुद एटमॉस्फेरिक फ्लो है। यानी देखने में लगता है कि ये लो है इसलिए ये ऊपर की तरफ उठता है, और यहाँ लगता है कि ये हाई है इसलिए यहाँ पर नीचे आती है। लेकिन अगर कारण और कार्य संबंध के रूप में या फैक्टर यानी कॉज इफेक्ट रिलेशंस के रूप में जब हम इनको देखेंगे तो पता ये चलेगा कि ऐसा नहीं है कि केवल ये इनको प्रभावित करता है, बल्कि कई जगह जो दाब से संबंधित दशाओं का निर्माण हुआ है उसमें प्रभावशीलता वायुमंडलीय सर्कुलेशन का भी है। यानी ये इसको निर्धारित करता है, यानी वायु का ये जो प्रवाह का प्रतिरूप है इससे दाब संबंधी दशाएं निर्धारित होती हैं। और कहीं पर दाब संबंधी दशाओं के कारण यहाँ जो वायु का प्रवाह प्रतिरूप है ये निर्देशित या निर्धारित हो रहा है। इस प्रकार का एक एसोसिएशन है एक दूसरे के संदर्भ में, यानी एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, एक दूसरे के ये कारक भी हैं, एक दूसरे के परिणाम भी हैं, दोनों चीजें हैं यहाँ पर। इस रूप में हम लोगों ने यहाँ इसको समझा था। यानी यहाँ जो लो बन रहा है, फिर हाई बन रहा है, फिर लो बन रहा है, हाई बन रहा है, तो इसी हाई से लो की तरफ, इस हाई से सबट्रॉपिकल हाई से इस सबपोलर लो की तरफ, और फिर इसी सबट्रॉपिकल हाई से यहाँ पर इक्वेटोरियल लो की तरफ विंड फ्लो हो रहा है, जिसे हम लोग सरफेस विंड फ्लो के नाम से जानते हैं। और यही प्रेशर ग्रेडियंसी है, यानी दाब प्रवणता, यही दाब प्रवणता है जो मुख्य संचालक कारक के रूप में यहाँ पर सरफेस विंड फ्लो पैटर्न को निर्देशित या नियंत्रित करता है। और दाब प्रवणता की जब हम बात करेंगे तो फिर से हमें पीछे वाले चैप्टर को थोड़ा सा संदर्भ के रूप में लेना पड़ेगा कि ये दाब कितना अधिक होगा, कितना कम होगा, यानी इनके लो और हाई के बीच का जो डिफरेंस है ये कब बढ़ेगा और कब घटेगा। डायरेक्ट तो लगता है कि जब ये सर्कुलेशन सिस्टम फास्ट होगा तो यहाँ का लो और लो हो जाएगा, हाई और हाई हो जाएगा, फिर यहाँ का लो और लो हो जाएगा, और फिर वहाँ का हाई और हाई हो जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर समझना है कि सर्कुलेशन सिस्टम को फास्ट होने के लिए क्या चाहिए, तो हम लोगों ने वो भी डिस्कस किया हुआ था पीछे वाले चैप्टर में। और पीछे वाले टॉपिक में हम लोगों ने ये देखा था कि यदि इस ट्रोपोस्फियर में, क्षोभ मंडल में दो विशेषताएं बढ़ जाएं, ताप या उष्मा की मात्रा बढ़ जाए, यानी वायुमंडलीय तापन होने लगे, और दूसरी बात कि वायुमंडल में तापन के फलस्वरूप ही
यहाँ पर आर्द्रता यानी मॉइस्चर का जो अमाउंट है, मात्रा है, वो बढ़ने लगे तो ये जो सर्कुलेशन सिस्टम है ये फास्ट हो जाएगा। और ये फास्ट हो जाएगा तो प्रेशर से संबंधित जो कंडीशंस हैं, ये दाब और अधिक, जहाँ हाई है और अधिक हाई हो जाएगा, जहाँ लो है वो और अधिक लो हो जाएगा। यानी लो और हाई के बीच का डिफरेंस बढ़ जाएगा। यानी हम इसको सामान्य भाषा में समझें तो प्रेशर ग्रेडियंसी बढ़ जाएगी, दाब प्रवणता बढ़ जाएगी। तो दोनों बातों को अब हम लोग ने समझ लिया कि यहाँ पर दाब के प्रतिरूप के कारण, विशिष्ट प्रतिरूप के कारण उच्च दाब निम्न दाब से संबंधित स्थितियां पृथ्वी पर विकसित हुई हैं। और इन स्थितियों के सापेक्ष यहाँ पर ये जो पोलर से लेकर और यहाँ हेडली सेल तक कोशिकीय पवन प्रवाह का प्रतिरूप यहाँ पर एक परिसंचरण के रूप में निर्मित बना हुआ है। तो इन्हीं के कारण जो भी दाब प्रवणता निर्मित होती है, ये दाब प्रवणता ही निर्धारित करती है कि सतह पर पवन की जो या पवन का प्रवाह होगा वो किस प्रकार का होगा, उसकी विशेषता कैसी होगी। तो ये हो गया प्रेशर ग्रेडियंसी। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं और वो जानते हैं कि वो दूसरा क्या करती है। यानी प्रेशर ग्रेडियंसी के बाद दूसरा ऐसा कौन सा फैक्टर है जो यहाँ पर निर्धारित करता है यहाँ पवन के प्रवाह को, सरफेस विंड फ्लो के पैटर्न को। तो यहाँ दूसरा फैक्टर है कोरियालिस फोर्स। कोरियालिस फोर्स के विषय में आप जानते हैं कि कोरियालिस फोर्स, या इसको कोरियालिस फोर्स को हिंदी में कोरियालिस फोर्स ही कहेंगे। तो ये किस प्रकार का फोर्स होता है? तो एक्चुअल में ये एक विक्षेपक बल है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। क्या करता है कोरियालिस फोर्स? तो कोरियालिस फोर्स यहाँ पर पृथ्वी पर, इस ग्लोब पर जो भी हॉरिजॉन्टल फ्लो होगा, यानी क्षैतिज पवन का प्रवाह होगा, किसी भी प्रकार से क्षैतिज गतिशीलता होगी कहीं पर भी, उसके उस मेन डायरेक्शन को ये डिफ्लेक्ट करेगा, यानी उसको विक्षेपित करेगा, दूसरी दिशा में इसके दिशा को विचलित करेगा। यही है कोरियालिस फोर्स का काम। क्या करता है कोरियालिस फोर्स? तो कोरियालिस फोर्स यहाँ पर यदि नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात हम करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में जो भी पवन प्रवाह प्रतिरूप होगा उसकी दिशा में राइट यानी दाहिनी ओर यहाँ पर एक विक्षेपक बल लगाएगा या दाहिनी ओर उसका विक्षेपण करेगा, डिफ्लेक्शन करेगा। लेकिन अगर यही प्रवाह प्रतिरूप साउथ हेमिस्फीयर में होगा, दक्षिणी गोलार्ध में होगा, तब ये विक्षेप दक्षिण यहाँ राइट न होकर लेफ्ट की तरफ होगा। यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर विक्षेपण होगा पवन का, यानी दिशा में परिवर्तन होगा, और साउथ हेमिस्फीयर में ये बाईं ओर उसको विक्षेप पैदा करेगा। यही इसका काम है कोरियालिस फोर्स का। और तीसरी बात हो गई फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। तो घर्षण बल एक प्रभाव के रूप में एक संचालक भूमिका तभी निभा पाता है जब हम यहाँ पर देखेंगे कि ग्रेविटी का या गुरुत्वाकर्षण बल का इसमें रोल होता है। यानी फ्रिक्शन पैदा ही नहीं होता, फ्रिक्शन उत्पन्न ही नहीं होगा, घर्षण उत्पन्न ही नहीं होगा, या इसकी प्रभावशीलता होगी ही नहीं अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसको सपोर्ट न कर रहा होगा। तो पृथ्वी के गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण जब भी क्षैतिज पर पवन प्रवाह होता है तो उससे इस बल की व्युत्पत्ति होती है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर क्रिएट होता है। अब हम लोग समझें कि प्रेशर ग्रेडियंसी, कोरियालिस फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, ये जो भी है, जो भी इसके सोर्सेज हैं, इसको तो हम लोग ने देखा। और इनके प्रभाव की बात अगर हम करें तो यहाँ एक एक करके हम अब समझते चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंसी क्या करती है, दाब प्रवणता का जो प्रभाव है यहाँ पर क्या इसकी भूमिका होती है, कौन सी ये पवन से संबंधित विशेषता में किस विशेषता के लिए ये उत्तरदायी होगी। जब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं तो पता ये चलता है कि दाब प्रवणता एक तो उनको वेलोसिटी देती है, जितनी ज़्यादा हाई से लो की तरफ डिफरेंस होगा, यानी यहाँ हाई है यहाँ लो है, तो यहाँ से यहाँ तक
दाब में जितना ज़्यादा अंतर होगा, डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, या सामान्य भाषा में कहें तो ग्रेडियंसी या दाब प्रवणता जितना अधिक होगा, यहाँ से इधर की तरफ जाने वाली पवन की गतिशीलता यानी उसकी वेलोसिटी उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ पर ये क्या देता है, तो ये देता है वेलोसिटी यानी गति देता है। तो हम सीधे सीधे वेलोसिटी लिख सकते हैं कि इसके कारण एक गतिशीलता मिलती है। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि गतिशीलता के साथ साथ ये पवन के प्रवाह के रूप में एक दिशा भी निर्धारित करता है, क्योंकि जिधर ग्रेडियंसी होगी, मैक्सिमम ग्रेडियंसी जिस दिशा में होगी वही पवन प्रवाह की दिशा भी होगी। तो इसके कारण एक विशेषता और भी बन रही है पवन के प्रवाह के संदर्भ में, और वो हो रहा है डायरेक्शन। दिशा। तो वेलोसिटी एंड डायरेक्शन इन दो पवन से संबंधित दो विशेषताओं के लिए उत्तरदायी हो गया प्रेशर ग्रेडियंसी। अब कोरियालिस फोर्स, पहले हम कोरियालिस फोर्स को जान तो लें। कोरियालिस फोर्स का जो संबंध है, 3 कारकों से ये संबंधित होता है कोरियालिस फोर्स। और 3 कारक में कौन कौन से हैं, तो एक तो खुद पृथ्वी की आकृति है। अगर हम देखें पृथ्वी की आकृति के साथ पृथ्वी की जो गतिशीलता है, रोटेशनल वेलोसिटी, यही 2 कारक सबसे महत्वपूर्ण रूप में इसमें भूमिका निभाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर कोरियालिस फोर्स पैदा होता है। और ये कोरियालिस फोर्स यहाँ पर प्रभावी कितना होगा, इसको संचालित करने से संबंधित 3 ऐसे कारक होते हैं जो इसका संचालन करते हैं। पहला कारक कोरियालिस फोर्स में होता है और वो होता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का कोणीय आवेग। ये पहला कारक हो गया। दूसरा कारक होता है कोरियालिस फोर्स के निर्धारण का लैटिट्यूड्स, यानी जैसे ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री का ये लैटिट्यूडनल सर्किल है जिसे हम विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं। और 0 से 90 डिग्री लैटिट्यूड्स तक अगर हम चलेंगे तो 0 से यहाँ तक वैल्यू बढ़ रही है, तो उसी तरह से वैल्यू बढ़ने का प्रभाव भी होता है, प्रत्येक अक्षांश वृत्तों पर अलग अलग होता है। और इसमें जो प्रभावशीलता होती है, कोरियालिस फोर्स 0 पर 0 होता है, 90 पर अपने 100% के साथ होता है। तो जिस अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त की बात होगी, वो अक्षांश वृत्त, उस अक्षांश वृत्त की वैल्यू कितनी है, तो ये वैल्यू डिसाइड करेगी कि कोरियालिस फोर्स की इफेक्टिविटी क्या होगी। तो ये एक दूसरा फैक्टर हो गया। तो पहला हुआ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का कोणीय आवेग, और दूसरा होगा लैटिट्यूड्स, और तीसरी होती है विंड स्पीड, यानी पवन का प्रवाह या उसके प्रवाह की गति। यानी जब तक पवन प्रवाहित न होगा, गतिशील नहीं होगा, तब तक तो आप उसको एयर बोलेंगे, और जैसे ही ये गतिशील होगा तो गतिशीलता के संदर्भ में अब आप उसको क्या बोलेंगे, पवन बोलेंगे। लेकिन गतिशीलता 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है, 20 हो सकती है, 25 हो सकती है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, कोई भी हो सकता है विंड स्पीड। और इसी विंड स्पीड से कोरियालिस फोर्स का संबंध होता है। जितनी हाई स्पीड होगी कोरियालिस फोर्स उतना ही हाई होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि विंड स्पीड में भी लो विंड स्पीड, हाई स्पीड विंड स्पीड, यानी कम गतिशील और अधिक गतिशील, तो कम गतिशील पर कम कोरियालिस फोर्स, हाई गतिशील यानी ज़्यादा तेज गति तो उच्च कोरियालिस फोर्स बनेगा। और इसी तरह से वैल्यू में भी हम लोगों ने देखा, अक्षांश के वैल्यू में, कि 0 डिग्री तो 0 कोरियालिस फोर्स, 90 डिग्री तो 100% कोरियालिस फोर्स। यानी विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ, ध्रुवों की तरफ जाने पर, और विषुवत रेखा से दक्षिण में, दक्षिण ध्रुव की तरफ जाने पर कोरियालिस फोर्स का मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ते अक्षांश वृत्तों के सापेक्ष बढ़ता जाएगा। तो 2 चीजें हम लोगों ने बढ़ते के रूप में देखा, सीधा संबंध देखा, अक्षांश के साथ सीधा संबंध देखा, अक्षांश वृत्तों के साथ। और दूसरा हम लोगों ने देखा कि जो वायु की गतिशीलता है, स्पीड है, विंड स्पीड, तो उसके साथ सीधा संबंध देखा। और तीसरा हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया था कि कोणीय आवेग, एंगुलर जो वेलोसिटी है अर्थ का। यही 3 कारक ऐसे हैं जो कोरियालिस फोर्स को निर्धारित करते हैं। और कोरियालिस फोर्स करता क्या है, जो भी गतिशील वायु होगी उसमें केवल विक्षेप पैदा करता है, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर। अब बिल्कुल क्लियर हो गया। यानी कोरियालिस फोर्स करेगा क्या, कोरियालिस फोर्स
केवल डायरेक्शन यानी वायु की दिशा का निर्धारण करेगा। डायरेक्शन पर इसका सीधा कंट्रोल होता है। अगर हम तीसरे की बात करें, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शनल फोर्स की इफेक्टिविटी का जो रीजन है वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। और यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स उसी गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में तब प्रभावी होता है जब पवन गतिशील होती है। तो गतिशील कराने वाला तो प्रेशर ग्रेडियंसी हो गई, ये अपनी 100% इफेक्टिविटी देने की कोशिश करेगी, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा कि इस इफेक्टिविटी को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, इसको क्षयित करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। यानी ठीक इसके विपरीत ये प्रभावी होगा फ्रिक्शनल फोर्स। और इस प्रकार से ये संबंध इसका बन किससे रहा है, तो इसका संबंध भी बन रहा है वेलोसिटी से। ये वेलोसिटी को कम करने के रूप में होगा प्रभावी। तो हम सीधे इसके लिए भी वेलोसिटी यहां लिख दे रहे हैं। इस प्रकार आइए अब हम पवन के प्रवाह के रूप में इन तीनों की भूमिका को समझते हैं। और इस तरह से हम देखेंगे तो देखिए, प्रेशर ग्रेडियंसी क्या करता है, ये वायु की गति और दिशा का निर्धारण करता है। जैसे आप कोई गाड़ी पे बैठे हों तो गाड़ी पर बैठने के बाद जो भूमिका होती है एक्सेलरेटर की, वही भूमिका, वही रोल प्ले कर रहा है प्रेशर ग्रेडियंसी। जितनी ग्रेडियंसी ज़्यादा होगी, प्रवणता जितनी अधिक होगी, हाई लो डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, उतनी ही वायु की गतिशीलता बनेगी। और इसी के साथ दिशा भी निर्धारित होती है। जैसे गाड़ी पर होता है, गतिशील होती है तो एक दिशा होती है, तो उसी तरह से एक दिशा का भी निर्धारण यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंसी के थ्रू हो सकता है या होता है। कोरियालिस फोर्स क्या करता है, तो जैसे गाड़ी होता है, गाड़ी में स्टीयरिंग होती है, तो बिल्कुल स्टीयरिंग का दूसरा गति से कोई संबंध नहीं होता, केवल दिशा निर्धारित करता है। तो वही रोल हो गया यहाँ पर डायरेक्शन निर्धारित करने का, और वो हो गया कोरियालिस फोर्स का। यानी कोरियालिस फोर्स केवल दिशा निर्धारित करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, तो ये गाड़ी अगर है, गाड़ी को एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया हुआ है, तो ये ब्रेक वाला कार्य करेगा। यानी ये क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा। ब्रेक कभी भी गति को बढ़ाता नहीं है, बल्कि जो भी गति बनी हुई है उस गति को कम करता है। यानी ये अगर प्रभावी होगा तो ये ब्रेक की तरह प्रभावी होगा और वेलोसिटी को, गति को कम करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से सरफेस विंड फ्लो सिस्टम के अंतर्गत सतह पर जो भी पवन का प्रवाह होगा, इस सतह के पवन के इस 3 प्रकार की विशेषताओं को निर्धारित करेगा। 2 प्रकार की विशेषताओं को निर्धारित करेगा। एक वेलोसिटी से रिलेटेड हो गया और दूसरा गतिशीलता से रिलेटेड हो गया। और ये तीनों कारक आपस में एक दूसरे के साथ ये किस प्रकार से प्रतिस्पर्धी रूप में इफेक्टिव हैं, किसकी डोमिनेंसी ज़्यादा है, प्रभावशीलता किसकी अधिक है, वैसे ही पवन की दिशा या पवन की गति से संबंधित विशेषता निर्मित होगी। अब आइए हम इनकी प्रभावशीलता को, यानी प्रेशर ग्रेडियंसी, कोरियालिस फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स की प्रभावशीलता को इस एक मॉडल के सहारे हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हमें लो हाई ऐसे निम्न उच्च ऐसे वायु दाब प्रतिरूपों का यहाँ पर निर्माण हुआ है, और जिसको हम प्रेशर बेल्ट्स के नाम से जानते भी हैं, दाब पेटियों के नाम से जानते भी हैं। और दूसरा हमें ये देखना है कि 0 डिग्री लो लैटिट्यूड्स हो गया, पोल 90 डिग्री दोनों साइड में हाई लैटिट्यूड्स हो गया, यानी उच्च और निम्न ये अक्षांश वृत्त हो गए, अक्षांशों से संबंधित स्थितियां हो गई। और इसी में हम अब देखें तो जो लो हाई या इस हाई से इधर की तरफ लो या इधर की तरफ लो, ये जो प्रवणता बनेगी, ग्रेडियंसी बनेगी, ये ग्रेडियंसी कितनी होगी, कैसी होगी, उस पर निर्धारित होगा प्रेशर ग्रेडियंसी पर कि प्रवाह की दिशा और प्रवाह की गति क्या होगी। यहाँ पर इन बातों को ध्यान में रखना है। अब देखिए, अगर सामान्य दशा है तो
इस सामान्य दशा में हाई से लो की तरफ, यानी सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो की तरफ, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवतीय निम्न दाब की तरफ पवन का प्रवाह यहाँ पर होगा। क्लियर है। अब चलिए हम इसको इस रूप में दिखा रहे हैं, एक एरियल के फॉर्म में दिखा रहे हैं कि इस रूप में एक पवन का प्रवाह होगा। अगर केवल ग्रेडियंट सी की अभी हम बात कर रहे हैं, अब इसकी दिशा निर्धारित हो गई, इसकी गति निर्धारित हो गई। किसके कारण? तो प्रेशर ग्रेडियंट सी के कारण दिशा और गति दोनों निर्धारित हो गई। अब यदि वायुमंडलीय दशाओं में मॉइस्चर या नमी या H2O के गैसियस अमाउंट्स की अधिकता है और इसी के साथ साथ वायु का तापमान अधिक है, तो तापमान के अधिक होने का प्रभाव यह होगा कि दिशा तो इसकी यही रहेगी, लेकिन दिशा के साथ साथ इसकी गतिशीलता बढ़ जाएगी। और इसी तरह का प्रतिरूप सेम यहां भी बनेगा। ये हाई है और ये लो है, यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर की तरफ एक प्रवाह का प्रतिरूप बनेगा और इस प्रकार का एक प्रवाह प्रतिरूप बनेगा। क्लियर है। इसमें भी वही बातें होंगी। उच्च और निम्न के बीच दाबांतर कितना होगा, प्रवणता कितनी होगी, इससे इनकी गतिशीलता और इनकी गति निर्धारित होगी। दाब प्रवणता बढ़ जाएगी यदि मॉइस्चर यानी H2O के गैसियस अमाउंट्स, और दूसरा इनका तापमान, वायुमंडलीय तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इसकी गतिशीलता बढ़ जाएगी। यहाँ पर भी हो गया। अब ध्रुव पर हाई प्रेशर होता है, यहाँ लो प्रेशर होता है, तो यहाँ पर भी हाई से लो की तरफ इस दिशा में वायु गतिशील होगी। तो ये गतिशीलता का प्रतिरूप हुआ और यही पैटर्न इधर से विपरीत दिशा में भी बन जाएगा। सेम इसी का मॉडल होगा। हाई से लो की तरफ इसी प्रकार का बनेगा, हाई से लो की तरफ बनेगा। तो यहाँ कैसे बनेगा? इस प्रकार से निर्धारित होगा। और यही इसी हाई से सब पोलर लो की तरफ बनेगा, तो वो किस प्रकार से बनेगा? तो इस तरह से बनेगा। और फिर यहाँ इस हाई से यानी पोलर हाई से फिर इधर की तरफ यानी सब पोलर लो की तरफ बनेगा। तो ये कैसा बनेगा? इस प्रकार से बनेगा। यानी अगर केवल किसी एक की प्रभावशीलता है प्रेशर ग्रेडियंसी की, तो हम देख रहे हैं कि वायु के प्रवाह की दिशा कुछ इस प्रकार से बनेगी और इस दिशा में गतिशीलता, दिशा तो सबकी एक बराबर होगी, लेकिन गतिशीलता निर्धारित किससे होगी? तो वायु में या क्षोभमंडल में वायुमंडलीय आर्द्रता और ऊष्मा की मात्रा कितनी अधिक है, यानी तापमान उसका कितना है और आर्द्रता की मात्रा कितनी है। अगर ये मात्रा ज्यादा होगी तो ये तेजी के साथ गतिशील होगी, यदि ये मात्रा कम होगी तो इसकी गतिशीलता में थोड़ी सी कमी होगी, लेकिन दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है। अब हम कोरियालिस फोर्स को समझते हैं। कोरियालिस फोर्स को हम लोग ने देखा कि यहाँ सीधा यहाँ लैटिट्यूड से सीधा संबंधित है, क्योंकि कोरियालिस फोर्स को तीन कारक के रूप में हम लोगों ने देखा कि तीन कारक उसको निर्धारित करते हैं। उन कारकों में एक कारक है लैटिट्यूड्स, और यहाँ हम देख रहे हैं कि 0 डिग्री लैटिट्यूड्स पर 0 कोरियालिस फोर्स होता है, 90 पर 100% कोरियालिस फोर्स होता है। यानी 0 से 100 की तरफ जब हम चलेंगे, 90 की तरफ चलेंगे, तो कोरियालिस फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी उसकी प्रभावशीलता निरंतर बढ़ती जाएगी प्रत्येक अक्षांश वृत्त पर। यह कोरियालिस फोर्स का हो गया। कोरियालिस फोर्स में ही हम लोगों ने देखा था कि विंड स्पीड से डायरेक्ट उसका संबंध है। यानी जब यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंसी के कारण विंड स्पीड बढ़ेगी तो कोरियालिस फोर्स की प्रभावशीलता बढ़ जाएगी, और घटेगी तो उसी के सापेक्ष घट जाएगी। ये जो कोणीय आवेग है, ये कोणीय आवेग लगभग पृथ्वी का जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये लगभग हम कांस्टेंट मान रहे हैं। तब हम देख रहे हैं कि दो चीजें केवल परिवर्तित हो रही हैं। एक तो अक्षांशों की स्थितियां हम बदल सकते हैं, अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग प्रभावशीलता होगी, और दूसरी बात कि वायु की गतिशीलता, उसकी वेलोसिटी, गतिशीलता बढ़ेगी तो कोरियालिस फोर्स का मैग्नीट्यूड, उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, और घटेगी तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। कोरियालिस फोर्स में हमने देखा था कि कोरियालिस फोर्स करेगा क्या? तो कोरियालिस फोर्स यहां पर दिशा देने का कार्य करेगा, केवल दिशा। और इस दिशा में क्या होगा? तो उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये क्या करेगा? तो डायरेक्शन इसको
जिधर की तरफ भी हवा गतिशील होगी वहां से ये राइट डिफ्लेक्ट करेगा। यानी अगर हवा इस हाई से, सब ट्रॉपिकल हाई से ये जो इक्वेटोरियल लो की तरफ गतिशील हो रही है, तो इसका दाहिना किधर होगा, यहाँ से डिफ्लेक्शन किधर होगा, तो इससे दाहिने की तरफ होगा। यानी अगर यहाँ से ये चलेगा तो ये इस दिशा में चलेगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन किधर हो गया, तो यहाँ से ये डिफ्लेक्शन हो गया, इतना ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा। कितना डिफ्लेक्ट करेगा ये निर्धारित किससे हो रहा है, यहाँ पर 35 डिग्री लैटिट्यूड्स है, तो 35 डिग्री लैटिट्यूड्स पर कोरियालिस फोर्स उस लैटिट्यूड्स की वैल्यू के अनुसार कितना होगा, और दूसरा यहाँ और यहाँ के बीच दाब प्रवणता कितनी बनी हुई है। दाब प्रवणता अधिक होगी तो वेलोसिटी अधिक होगी, गति, वायु की गति अधिक होगी, और वायु की गति अधिक होगी तो ये डिफ्लेक्शन यानी ये जो विक्षेपण है ये और अधिक होगा। अब यहां देखिए लैटिट्यूड्स की वैल्यू तो फिक्स हो गई कि यहां से जो चलेगी और यहां तक आना है, तो निरंतर इस 35 से 0 डिग्री लैटिट्यूड्स तक आना है। तो जैसे जैसे पवन आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे लैटिट्यूडनल वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, कम होती जाएगी, तो कोरियालिस फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, यानी यहां से इधर की तरफ कम होता जाएगा। और कम होने का मतलब यह हुआ कि यहां से जितना डिफ्लेक्शन होगा, जितनी दिशा में परिवर्तन होगा, अगले अक्षांश पर पहुंचने पर, यानी प्रति अक्षांश जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ती जाएगी उसका डिफ्लेक्शन कम होता जाएगा। ये अगर हम देखें तो इस रूप में इसका प्रभाव पड़ेगा, अक्षांशीय प्रभाव पड़ेगा। और गति से संबंधित दाब प्रवणता का प्रभाव या गति से संबंधित जो प्रभाव होगा वो क्या होगा, यहां से आगे बढ़ने पर जितनी ज्यादा गतिशीलता होगी, अगर गतिशीलता बढ़ रही है तो विक्षेपण बढ़ेगा, गतिशीलता नहीं बढ़ रही है, कांस्टेंट है, तो विक्षेपण सीधे सीधे केवल अक्षांशों के अनुशासन में होगा। यानी यहां से आगे बढ़ने पर लो लैटिट्यूड्स मिलेंगे तो डिफ्लेक्शन भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये स्थिति यहां पर बनेगी। क्लियर है। अब यहां इसको हम समझते हैं कि यहां पर क्या स्थिति बनेगी। ये बिना कोरियालिस फोर्स की ये दिशा निर्धारित हुई है, लेकिन हम लोग को मालूम है कि 30 से 35 तक आ गए तो कोरियालिस फोर्स को निर्धारित करने वाला जो कारक है जिसको हम अक्षांश के नाम से जानते हैं, तो यहां पर लैटिट्यूड्स 35 पर कोरियालिस फोर्स की एक एक्टिविटी या एक जो उसकी प्रभावशीलता है वो अक्षांश के द्वारा निर्धारित होगी। और कोरियालिस फोर्स यहाँ इससे 0 पर कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक अधिकतम स्थिति में यहाँ पर आ गया, प्रभावी स्थिति में आ गया। लेकिन यहाँ से 65 तक जब जाएंगे तो कोरियालिस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो काफी तेजी के साथ बढ़ता हुआ रहता है कोरियालिस फोर्स। और जब यहाँ बढ़ता हुआ रहेगा, यानी यहाँ से प्रति अक्षांश जैसे जैसे हम एक एक अक्षांश वृत्त के अनुसार आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, अगर गति सेम भी हो, गतिशीलता में कोई परिवर्तन न हो, तब भी कोरियालिस फोर्स के प्रभाव के कारण इसकी अक्षांशीय मूल्यों के प्रभाव के कारण, बढ़ते हुए अक्षांशीय मूल्यों के प्रभाव के कारण कोरियालिस फोर्स का प्रभाव बढ़ता हुआ जाएगा। और बढ़ता हुआ जाएगा तो यहां से एक दिशा हमने ऐसे बना दिया। ठीक है। अब ऐसी ही स्थिति अगर हम देखें तो इस 90 पर देखें तो 90 पर हाई प्रेशर है और यहां 65 पर लो प्रेशर बना हुआ है। अगर हाई और लो के बीच हम केवल बिना कोरियालिस फोर्स के प्रभाव देख रहे थे तो अब हम देख रहे थे कि इस दिशा में ये प्रभाव ये हो रहा था। लेकिन अब हम कोरियालिस फोर्स को ले आते हैं। कोरियालिस फोर्स यहाँ पर 100% होता है, 100% होता है 90 पर, और 100% होता है, यानी यहीं पर कोरियालिस फोर्स जितना दिशा देना होगा, थोड़ी सी भी हवा गतिशील होगी तो उसको टर्निंग उतनी ही मिल जाएगी, यहाँ पर विक्षेपण उतना ही हो जाएगा, विक्षेपित हो जाएगी हवा। और किधर होगी तो अपने दाहिनी तरफ होगी। तो दाहिनी तरफ होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ ये उसको डायरेक्शन एक यहाँ मिल गया। लेकिन यहाँ से इधर की तरफ लगातार प्रति अक्षांश वृत्त यानी पर लैटिट्यूडनल सर्किल उसकी जो इफेक्टिविटी है, अगर गति बराबर है तब, कांस्टेंट है तब, उसकी अक्षांशों के घटते मूल्य के कारण, डिक्रीजिंग इसकी वैल्यू के कारण इसकी इफेक्टिविटी लगातार कम होती जाएगी। और कम होती जाएगी तो क्या होगा, कम होती जाएगी तो यहां लगातार कम होते होते एक ये दिशा इसको मिली। यानी यहां पर हम लोग देख रहे हैं
कि वायु के प्रवाह में जो दिशा है उस दिशा में कुछ इस प्रकार का परिवर्तन यहाँ हुआ। अब यहाँ पर हम मान लें कि वायु के प्रवाह की जो गतिशीलता है बराबर है, तब हम अक्षांशीय मूल्यों की प्रभावशीलता के आधार पर इनको थोड़ा सा और विशिष्ट अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे 35 यानी हाई जो प्रेशर बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से नीचे की तरफ हवा को आगे गतिशील होना है। हमने अभी इसको बनाया था कि बिल्कुल एक स्ट्रेट डायरेक्शन सीधा, यानी जो एंगल यहां बन गया वही एंगल सेम आगे कायम रहेगा, ऐसा हमने ये बनाया था और इससे यही प्रतीत होता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। होगा क्या, यहां से प्रति अक्षांश जैसे जैसे लैटिट्यूड्स अलग अलग अक्षांश मिलते जाएंगे, अक्षांश वृत्त मिलते जाएंगे, वैसे अक्षांश वृत्तों के मूल्यों में गिरावट के कारण जो आरंभिक स्थिति में इनिशियल स्टेज में जितना डिफ्लेक्शन हुआ होगा उससे कम डिफ्लेक्शन होता जाएगा प्रति अक्षांश। इसका मतलब यहां पर यह होगा, ये पवन यहां पर मुड़ेगी बहुत जल्दी और उसके बाद से इसके मुड़ाव की जो स्थिति होगी वो कम हो जाएगी। और यहां पहुंचते पहुंचते, यानी जितना टर्निंग आप यहां शुरुआत में देख रहे हैं जो मैंने अभी बनाया, उतनी टर्निंग यहां पहुंचते पहुंचते नहीं होगी। यहां पहुंचते पहुंचते नहीं होगी, टर्निंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके कारण ये स्थिति जो बन रही है ये कैसी बन रही है, यहां पर पहले ज्यादा टर्न करेगी और उसके बाद से टर्निंग कम हो जाएगा। तो आगे पहुंचते पहुंचते, यहां पहुंचते पहुंचते उसका जो 0 डिग्री या इक्वेटर पर पहुंचते पहुंचते उसकी जो दिशा है, ये दिशा इतनी परिवर्तित हो जाएगी कि इसको चलना चाहिए था प्रेशर ग्रेडियंट सी के अनुसार इस दिशा में, लेकिन यहां पर ये चल दी किस दिशा में, तो इसकी दिशा बदल गई। क्या दिशा हो गई, तो आप अब इसको ऐसे देखिए, ये इसकी दिशा हो गई। अब इसकी दिशा यहां जब पहुंची तो कौन सी दिशा हो गई, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हुआ। ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होगा, उत्तर पूर्व हो गया, और ये वाला डायरेक्शन हो गया साउथ वेस्ट हो गया, साउथ यानी दक्षिण की तरफ और पश्चिम की तरफ हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में ये गतिशील हो गई। और ये गतिशील हो गई तो इसके इसी दिशा के कारण यहां पर इसको एक नाम दिया जाता है और इसका नाम दिया जाता है ईस्टर्लीज। ईस्टर्ली, हमने केवल ईस्टर्ली लिखा। तो ये पूर्वा, चूंकि लगभग ये पूरब से पश्चिम की तरफ गतिशील हो रही है, तो उसके कारण इसको आपने क्या कह दिया, पूर्वा कह दिया। लेकिन पूरब और पश्चिम सीधा नहीं है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में ये गतिशील हो रही है, तो ये इसको कह दिया हमने ईस्टर्लीज। इसी को ट्रेड विंड्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी व्यापारिक पवनों के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से इसे हम व्यापारिक पवन भी कह सकते हैं। कहां से कहां संचालित हो रही है, तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बीच में संचालित हो रही है। तो यहां पर ये स्थिति यहां पर इसकी बन गई। अब देखिए, अब इसके साथ क्या होगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर की तरफ जो जा रही है, ये निरंतर अपने आगे बढ़ते जाने के क्रम में अगर इनकी गति निर्धारित है, फिक्स है, तब की स्थिति में गति बढ़ती जाएगी तो प्रभाव बढ़ेगा उसे अनुरूप। लेकिन अगर गति फिक्स है तब क्या होगा, अक्षांशों का प्रभाव यहां पर अधिक होगा। और बढ़ते हुए अक्षांशों के कारण यहां पर जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ेगी, तो शुरुआत में तो लगेगा कि सीधी चल रही है, लेकिन आगे जाने के क्रम में इसमें डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा, ये मुड़ती जाएगी। और मुड़ते मुड़ते इसकी दिशा क्या हो गई, तो अब यहां देखें, जब पहुंचेगी तो इसकी दिशा क्या हो गई, दिशा हो गई साउथ वेस्ट से, यानी दक्षिण पश्चिम से दिशा हो गई नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में। यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ इसकी दिशा हो गई, अर्थात ये लगभग पश्चिम से पूरब की तरफ चलने लगी। और इसीलिए लगभग पश्चिम से पूरब की तरफ चलते जाने के क्रम में इसको एक नामकरण किया गया है, और उसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है
वेस्टर्लीज, हमने लिख दिया यहां पर वेस्टर्ली, ठीक है। ये पछुआ इसको कह देते हैं, ये वेस्टर्ली हो गई। अब दूसरी बात करते हैं, यहां देखते हैं, यहीं पर अगर हम देखें तो इसकी फिर यहां पर भी हम वही बात करेंगे कि जो प्रतिरूप अभी बना हुआ है, इस प्रतिरूप में हम देख रहे थे कि एक निश्चित एंगल है, उस एंगल में कोई चेंज नहीं आ रहा अभी तक। जैसे यहां पर हम देख रहे थे कि कोई चेंज नहीं आ रहा था, लेकिन ये सच्चाई नहीं थी। सच्चाई ये थी कि अक्षांशों की वैल्यू का प्रभाव पड़ेगा अगर गति फिक्स है तब भी, और जैसे जैसे वो गतिशील होगी यहां पर, तो यहां हाईएस्ट जो उसको इम्पैक्ट मिलना था, प्रभाव मिलना था कोरियालिस फोर्स का, वो इसको मिल चुका है। उसके बाद जैसे जैसे 90 के बाद से 89, 89 के बाद से 88, 88 के बाद से 87, 86, 85 ऐसे कर करके जैसे इसको 65 तक ये आगे बढ़ेगी, तो हालांकि इस जोन में कोरियालिस फोर्स बाकी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, प्रभावशीलता उसकी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो जितनी भी ओवरऑल इसकी इफेक्टिविटी है, उस इफेक्टिविटी में आरंभ में जितना था, आगे बढ़ने के क्रम में कम से कम जो इसकी डिक्रीजिंग लैटिट्यूडनल वैल्यू के कारण, यानी अक्षांशीय मूल के कम होते जाने के कारण, निरंतर कम होते जाने के कारण इसमें उसका प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव क्या होगा? तो प्रभाव ये होगा कि यहीं पर ही बहुत ज़्यादा मुड़ जाएगी, उसके बाद से इसकी प्रभावशीलता लगभग कम होती जाएगी। तो ये इसकी एक दिशा बन जाएगी, और यहाँ जो दिशा बन गई तो अपने टर्मिनल स्टेज तक पहुँचते पहुँचते हम इसको देखेंगे तो इसकी दिशा क्या हो गई, फिर से इसकी दिशा हो गई उत्तर पूर्व से, यानी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट वाला एक डायरेक्शन बन गया, दक्षिण पश्चिम की ओर गतिशील हो गई। यानी लगभग इसको भी हम देखेंगे तो थोड़ा सा बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दें तो हम कह सकते हैं कि पूरब से पश्चिम की तरफ ये भी गतिशील हो गई। और चूंकि पूरब से पश्चिम की तरफ हो रही है, ईस्ट टू वेस्ट वर्ड इसका डायरेक्शन है, इसलिए इसको भी हम स्टर्लीज कहते हैं। लेकिन स्टर्लीज हम ऑलरेडी पहले बोल चुके हैं किसी को, तो उस भ्रम से बचने के लिए हम इसको पोलर स्टर्लीज के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये पोल से संबंधित है, तो इसलिए पोलर और यहां पर स्टर्लीज। ध्रुवीय पूर्वापौन, तो इसको ध्रुवीय पूर्वापौन कह दिया गया। जो प्रतिरूप हमने यहां डिस्कस किया, सेम पैटर्न यहां भी होगा, दक्षिण की तरफ भी होगा, यानी बिल्कुल इसी का एक कॉपी होगा। तो अब देखिए हमारे पास जो हमने देखा कि इन तीनों ही प्रभावशीलता के कारण, इन तीनों में दो को हमने डिस्कस किया, प्रेशर ग्रेडियंट सी और कोरियालिस फोर्स। तो इनके प्रभावशीलता के कारण यहाँ पर वायु का जो प्रवाह का प्रतिरूप हो रहा है, उसमें जोनल ये फ्लो हो रहा है, मेखलाओं के रूप में वायु का प्रवाह हो रहा है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो के बीच एक वायु का प्रवाह हो रहा है, जिसको हम लोग स्टर्लीज के नाम से या पूर्वापौन के नाम से या ट्रेड विंड्स के नाम से यहाँ पर हम लोग इसको समझे, और फिर देखा कि इसकी दिशा पर किस प्रकार का प्रभाव कोरियालिस फोर्स के जरिए यहाँ पर होगा। उसी तरह से हम लोग पछुआ पौन के रूप में यहाँ पर देखा, जिसको हम लोग वेस्टर्लीज के नाम से जानते हैं, और इसी तरह से पोलर स्टर्लीज के नाम से ये तीन हम लोगों ने जोनल फ्लो को देखा, मेखलाओं के प्रवाह प्रतिरूप को देखा। और इन प्रवाह प्रतिरूपों पर यदि हम फ्रिक्शन के इम्पैक्ट को देखें, घर्षण के प्रभाव को देखें, तो घर्षण का प्रभाव जितना ज्यादा होगा, चूंकि घर्षण गति को कम करेगा, तो गति में जो हम अभी मान के चल रहे थे कि कांस्टेंट है, गति बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसी के सापेक्ष जितना फ्रिक्शन होगा गति में उतना ही प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, गतिशीलता घटेगी। और जब गतिशीलता घटेगी तो जो यहाँ पर दिशा में परिवर्तन के रूप में उसके प्रभाव को हम लोग ने देखा था गतिशीलता के बने रहने पर, तो उस दिशा में एक निगेटिव चेंज आएगा, यानी थोड़ा सा कम दिशा होगी, कम गति होगी, तो दिशा में जो परिवर्तन हो रहा था, विक्षेपण हो रहा था, वो बिल्कुल यहाँ पर अलग हो जाएगा। साउथ हेमिस्फीयर की हम बात करते हैं, साउथ हेमिस्फीयर में ऐसे ही पैटर्न तो बनेगा, लेकिन साउथ में मैंने आपको कहा था कि सब कुछ एज इट इज होगा, लेकिन वहां पर कोरियालिस फोर्स का इंपैक्ट नॉर्थ के बिल्कुल रिवर्स कंडीशन में होता है,
यहाँ पर बिल्कुल विपरीत स्थिति में होता है। यहाँ क्या हो रहा था नॉर्थ में अभी तक, यहाँ हो रहा था कि राइट डिफ्लेक्शन हो रहा था, लेकिन साउथ में क्या होगा, लेफ्ट डिफ्लेक्शन होगा। यानी लेफ्ट डिफ्लेक्शन कैसे होगा, अब इसको समझिए। हम फिर से लेते हैं ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के कारण यहाँ पर वायु का प्रवाह का एक प्रतिरूप यहाँ बना हुआ था, क्लियर है, जिसमें हम देख रहे थे कि एक पवन चल रही है और उसको हम पूर्वा पछुआ कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पवन की दिशा क्या है, दक्षिण से उत्तर की तरफ है, सीधे सीधे। तो इसलिए हम ये एक आइडियल कंडीशन बना हुआ केवल दाब प्रवणता के प्रभाव के कारण। लेकिन पृथ्वी पर प्रवाही पवन पर दाब प्रवणता के अतिरिक्त कोरियालिस फोर्स का भी प्रभाव पड़ेगा, और कोरियालिस फोर्स यहाँ पर विक्षेपण किधर पैदा करेगा, बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में विक्षेपित करेगा। और कितना विक्षेपण होगा ये निर्धारित होगा अक्षांशों की वैल्यू के अनुसार। तो फिर से अगर हम दिशा इसके स्पीड को कांस्टेंट मान लेते हैं, फ्रिक्शन के इम्पैक्ट को हम अभी कांस्टेंट मानते हैं कि कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है, तो क्या होगा, यहाँ 35 हाई प्रेशर पर जितना कोरियालिस फोर्स होगा, जीरो की तरफ जाने पर कोरियालिस फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी उसकी इफेक्टिविटी लगातार रिड्यूस होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो उसका प्रभाव क्या होगा, यहाँ शुरुआत में तो ये हवा बाईं तरफ बहुत जल्दी मुड़ेगी, बड़ी तेजी के साथ मुड़ेगी, लेकिन उसके बाद इसमें मुड़ने की जो टर्निंग हो रहा है, ये टर्निंग इम्पैक्ट कम होता जाएगा और यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत ही मिनिमम हो जाएगा। और इस तरह से इसका डायरेक्शन क्या हो गया, एक्चुअल में डायरेक्शन अब ये नहीं रहा। अगर हम इसको इस तरह से देखेंगे तो ये नहीं रहेगा, इस तरह से नहीं होगा, बल्कि एक्चुअल में ये हुआ, ये स्थिति बन गई, और यहाँ पर इसकी दिशा अब क्या बन गई, तो ये है साउथ और ये हिस्सा क्या है, ईस्ट है। तो साउथ ईस्ट से नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ इसकी दिशा हो गई। अब लगभग ईस्ट और लगभग वेस्ट की तरफ इसकी दिशा है, इसलिए इसको भी वही नाम दिया जाता है जो नाम अभी हम लोग ने यहाँ दिया था, ईस्टर्लीज कहा था। तो ये भी होगी ईस्टर्लीज, लेकिन ये दक्षिणी गोलार्ध की ईस्टर्लीज होगी। इसको भी पूर्वा बोलेंगे, इसको भी पूर्वा बोलेंगे, लेकिन इन पूर्वा में इसकी उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम थी और इसकी दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम दिशा में इसकी दिशा होगी, लेकिन इसको भी हम कहेंगे ईस्टर्लीज, ठीक है। तो ये भी ट्रेड विंड्स का एक पार्ट हुआ, इसका भी एक सबनेम ट्रेड विंड्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये स्थिति हो गई। अब यहीं से 35 सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से 65 लो प्रेशर यानी 65 ये जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पर दाब प्रवणता बना हुआ था बिना कोरियालिस फोर्स के। इसकी दिशा सीधे सीधे दक्षिण की दिशा बनी हुई थी, उत्तर से दक्षिण। लेकिन चूंकि कोरियालिस फोर्स इस जोन की अपेक्षा यहाँ ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि इस जोन में कोरियालिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, हायर लैटिट्यूड्स यहाँ पर मौजूद हैं इसलिए। और उसमें भी 35 से 65 तक लगातार कोरियालिस फोर्स का मैग्नीट्यूड पर लैटिट्यूडनल सर्किल यानी प्रति अक्षांश वृत्तों के सापेक्ष बढ़ता जा रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है, इसलिए इस पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, यहाँ से लगातार ये सबसे पहले तो ये लेफ्ट में इसका डिफ्लेक्शन होगा, और यदि दिशा ये बनी हुई है तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इसका लेफ्ट होगा, ये डायरेक्शन होगा, यानी इधर की तरफ ये डिफ्लेक्ट होगी। और चूंकि वैल्यू लगातार इंक्रीज करती जा रही है, इसलिए लैटिट्यूडनल वैल्यू के इंक्रीज करते जाने के कारण जो डिफ्लेक्शन यहाँ पर हुआ था उससे आगे बढ़ने के क्रम में इसका डिफ्लेक्शन और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, और 65 तक पहुँचते पहुँचते ये पूरी तरह से ये मुड़ जाएगी। और इस तरह से इसकी दिशा बन क्या गई, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसकी दिशा क्या हो गई, नॉर्थ वेस्ट से यानी उत्तर पश्चिम से, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट से उत्तर पश्चिम से इसकी दिशा क्या हो गई, साउथ ईस्ट की तरफ। तो साउथ ईस्ट ये इसकी दिशा हो गई। लगभग पश्चिम से पूरब होने के कारण इसको भी हम पछुआ पवन के नाम से जानते हैं, वेस्टर्लीज के नाम से जानते हैं। जैसा यहाँ पर हम लोग ने देखा था, तो ये इस रूप में
इसका हो गया, ये भी एक पछुआ पवन हो गई और इस तरह से इसका प्रतिरूप बन गया। अब हम देखते हैं कि फिर से हाई प्रेशर कहाँ है, तो हमें मिलता है हाई प्रेशर पोल पर, और पोल के पोलर हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो 65 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स पर बना हुआ है, तो यहाँ की तरफ एक प्रेशर ग्रेडियंसी बनी है और इसके कारण एक हवा या एक पवन प्रवाहित हो रही है। और उस पवन को अगर हम देखें तो बिना कोरियालिस फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स के इम्पैक्ट के अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ उसकी दिशा सीधे दक्षिण से उत्तर की तरफ बनी हुई है। लेकिन ऐसा फिर से वही हम कहेंगे कि कोरियालिस फोर्स का प्रभाव तो यहाँ रहेगा, क्योंकि जैसे ही गतिशील होगी कोरियालिस फोर्स इफेक्टिव होगा। और अभी तक दो जोन की जो बात हुई है, जब इस जोन में हम आते हैं पोलर जोन में, तो यहाँ पर कोरियालिस फोर्स इन दोनों जोन की अपेक्षा और अधिक प्रभावी है। और उसमें एक ही चीज अंतर है, और वो बात क्या अंतर है कि 90 पर कोरियालिस फोर्स 100% इफेक्टिव होता है, और 65 पर जैसे जैसे 90 से 65 डिग्री लैटिट्यूडनल सर्किल्स की तरफ हम आगे बढ़ेंगे या ये पवन आगे बढ़ेगी, तो वैसे वैसे उसके इम्पैक्ट में थोड़ी सी कमी आती जाएगी, क्रमिक रूप में कमी आती जाएगी। और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? उसका प्रभाव पड़ेगा कि इसको लेफ्ट डिफ्लेक्शन, इसका जो डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट होना है। तो लेफ्ट होना है, लेफ्ट का मतलब ये हुआ कि ये हो गई इसकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन, इधर की तरफ ये डिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन यहां पर 100% कोरियालिस फोर्स के कारण यहां ये जितना अधिकतम मुड़ना है ये वहीं पर मुड़ जाएगी, और क्रमशः फिर आगे बढ़ने के क्रम में जैसे जैसे ये पहुंचेगी इस लो लैटिट्यूड जोन्स में, वैसे वैसे ये लगभग सीधी होती जाएगी, क्योंकि उसका प्रभाव कम होता जाएगा। टर्निंग इफेक्ट जितना मिला था उतना अब इफेक्टिव यहाँ नहीं रहेगा। तो इस तरह से अब जो दिशा बन जाएगी वो दिशा क्या हो जाएगी? यहाँ क्या थी? तो साउथ, या आप देखिए दक्षिण पूरब से साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ इसकी दिशा हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। तो ये एक विंड बन गई। और जैसे इसको हम लोग ने इसको कहा था हम लोग ने ईस्टर्लीज या ट्रेड विंड्स, इसको वेस्टर्लीज कहा था, पछुआ कहा था। उसी तरह से ये हो जाएगी पोलर ईस्टर्लीज, जैसे पोलर ईस्टर्लीज यहाँ था। यानी तीनों प्रवाहों का, पवन प्रवाहों का प्रतिरूप ही यहाँ पर बनेगा। अंतर सिर्फ इतना होगा कि उनकी दिशा इधर की तरफ बदल जाएगी। तो ये इनके तीनों के प्रभाव के कारण इस प्रकार का प्रतिरूपीय एक यहाँ पर पवन प्रवाह का प्रतिरूपीय एक देख सकते हैं कि स्वरूप यहाँ पर निर्मित होगा। और इसमें तीन प्रकार की स्थितियां यहाँ पर बन गई। तीनों की विशेषताएं कैसी होंगी, दशाएं कैसी होंगी, उनको हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब इन्हीं विशेषताओं के आधार पर जो ये बनी हुई है व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पूर्वा पवन, इन तीनों को अगर हम रखें तो देखते हैं कि इनके आधार पर यानी गवर्निंग फैक्टर्स के थ्रू यहाँ पर पूरे ग्लोब में सतह के प्रवाह के प्रतिरूप के रूप में तीन प्रकार की यहाँ पर पवन के प्रवाह की दशाएं यहाँ पर निर्मित होंगी। और इन तीनों ही प्रवाह से संबंधित जो तीनों प्रतिरूप को हम क्या बोलेंगे? तो प्लेनेटरी विंड्स के नाम से इनको हम बोलेंगे। तो ठीक है, प्लेनेटरी विंड्स हो गए। लेकिन इन तीनों से नियंत्रित होने वाले कारकों के आधार पर केवल प्लेनेटरी विंड्स ही नहीं बनेंगे, बल्कि कुछ और भी प्रकार के विंड्स बनेंगे। और उनको अगर हम देखें तो उनको हम एक दूसरे क्लास, तीसरी क्लास में रखते हैं। और यहाँ हम इस आधार पर सतह के प्रवाह प्रतिरूप के रूप में हम दो और क्लास पाते हैं, जिसमें से एक ऐसा होता है कि वो भी दाब प्रवणता से प्रभावित होते हैं, उनके ऊपर भी कोरियालिस फोर्स होता है, उनके ऊपर भी फ्रिक्शनल फोर्स का प्रभाव होता है, लेकिन उनका इस ग्लोबल सिस्टम के रूप में जो मैकेनिज्म डेवलप होता है वो मैकेनिज्म वहाँ पर नहीं पाया जाता। ग्लोबल प्रतिरूप उनका नहीं होता, बल्कि एक हम कह सकते हैं कि सब ग्लोबल पैटर्न होता है। यानी पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर उनका एक विशिष्ट प्रभाव होता है, संपूर्ण पृथ्वी पर उनका प्रभाव
नहीं होता या उनके प्रवाह का प्रतिरूप संपूर्ण पृथ्वी तक विस्तारित नहीं होता, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी के कुछ निर्धारित प्रदेश विशेष में जहां पर उनसे संबंधित ये विशेषताएं होती हैं वहीं पर वो प्रभावित होता है, और कुछ निश्चित रूप से ऐसी विशिष्टताएं वहां पर निर्मित होती हैं जिनके कारण ये ग्लोबल पैटर्न वहां पर विभंगित हो जाता है, यानी वहां मान्य नहीं होता और उनकी एक प्रतिरूपी विशेषता निर्मित हो जाती है। उसको हम लोग कहते हैं सब ग्लोबल विंड्स। यानी इनके आधार पर जो दूसरा प्रकार बना तो उसको हम लोगों ने कह दिया सब ग्लोबल विंड्स। ध्यान रखिएगा, सब ग्लोबल विंड्स के रूप में एक्चुअल में इस तरह से जो विशिष्टता निर्मित होती है वो केवल एक ही होती है और उसी को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, और वह विशेषता है मानसूनल विंड फ्लो, यानी मानसूनी पवन प्रवाह। अब चूंकि मानसूनी पवन प्रवाह और जेट स्ट्रीम करके एक अलग से टॉपिक हम लोग को दिया गया है, और उस टॉपिक में हमें उनको सब पूरे विस्तार से पढ़ना है, समझना है, इसलिए यहाँ हम केवल आपको उसका क्लास बता दे रहे हैं, लेकिन इनकी सारी या इनका जो विश्लेषण होगा वो सारा विश्लेषण हम लोग उससे संबंधित टॉपिक के अंतर्गत हम लोग करेंगे। यहाँ जाने रहिए कि ये सब ग्लोबल विंड्स है, और सब ग्लोबल विंड्स इसी का एक क्लास बनेगा जिसका ग्लोबल पैटर्न नहीं बनता, एक ग्लोबल से एक बृहद रीजन में उसका इम्पैक्ट बनता है, पैटर्न बनता है, डेवलप होता है, तो उसको हम सब ग्लोबल विंड्स के रूप में यहाँ पर जानते हैं, तो वही एक अलग क्लास बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा क्लास भी बनता है, और दूसरा क्लास का भी संबंध इसी से है, और इसी दूसरे क्लास को, या हम कह सकते हैं इस क्रम में अगर हम देखेंगे तो तीसरा क्लास बनेगा, और इस तीसरे क्लास को हम कहते हैं लोकल विंड्स या स्थानीय पवन। अब तीसरा क्लास और इससे संबंध का मतलब ये हुआ कि जब ये पूरा पैटर्न बना हुआ तो ऑल ओवर ग्लोब ये पूरा विस्तारित है, ये सारी दशाएं हैं, ये दाब और ये ताप से संबंधित जो भी और प्रवाह से संबंधित ये विशेषताएं ये बनी हुई हैं। लेकिन कुछ स्थानीय या प्रादेशिक स्तर पर कुछ अलग प्रकार की विशिष्टताएं होती हैं। ये विशिष्टताएं स्थलाकृतिक प्रतिरूप से संबंधित हो सकता है, यानी टोपोग्राफिकल जो पैटर्न होगा, कैरेक्टर होगा, उससे रिलेटेड हो सकता है, या लैंड वाटर डिफरेंस के कारण हो सकता है। तो ये अलग स्थितियां हो सकती हैं। उनके जो हीट इम्पैक्ट होते हैं स्थल के जल के अलग अलग होते हैं, उनके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंस के कारण, तो इनके कारण हो सकता है। तो ये सब स्थितियां ऐसी हैं जो इस ग्लोबल पैटर्न को उस क्षेत्र विशेष या उस प्रदेश विशेष या उस स्थान विशेष में बिल्कुल प्रभावहीन कर देते हैं, और एक सीमित समय के लिए वो टाइम ड्यूरेशन कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों या कुछ हफ्तों या कुछ महीनों तक भी हो सकता है। तो ऐसे समय विशेष के लिए, ऐसे स्थान विशेष या क्षेत्र विशेष या प्रदेश विशेष के लिए जो प्रवाह की विशिष्ट दशाओं का निर्माण होता है या दशाएं बनती है, प्रवाह से उन विशिष्ट प्रवाह की प्रतिरूपों को हम स्थानीय पवन या लोकल पवन के नाम से जानते हैं। ध्यान में ये रखना है कि ग्लोबल विंड्स का वो पूरा का पूरा पैटर्न वहां उस क्षेत्र विशेष में प्रभावहीन हो जाता है। ये एक अलग कैरेक्टर वहां पर डेवलप हो जाता है। तो इसी रूप में हम लोग को समझना होगा ये तीसरी विशेषता, और इसको हम लोग लोकल विंड्स में समझेंगे। अब यहां देखना होगा कि आखिर ये फैक्टर अगर पूरा ग्लोबल इंपैक्ट रखता है तो स्थानीय पवन के लिए अगर वहां पर कुछ नई विशेषता बन रही है जिस पर इसका प्रभाव नहीं होता, तो निश्चित रूप से इनसे ज्यादा डोमिनेंट इंपैक्ट वहां पर होता होगा, और तभी ऐसा संभव है कि इनकी प्रभावशीलता प्रभावहीन हो जाए। तो हम लोग लोकल विंड्स के रूप में उसको जानते हैं, और लोकल विंड्स के रूप में उसको हम लोग पूरा विस्तार से हम लोग समझेंगे। यानी हम लोग को समझना है दो यहाँ पर डिटेल में इस चैप्टर के अंतर्गत, प्लैनेटरी विंड्स, क्योंकि प्लैनेटरी विंड्स हम लोग का टॉपिक है, और दूसरा लोकल विंड्स, तो लोकल विंड्स हम लोग का टॉपिक है, तो इसको समझेंगे। सब ग्लोबल विंड्स जो इसका टाइप्स बन रहा है, इसको हम लोग अगला टॉपिक हम लोग का आगे का बना हुआ है, इसलिए जहां ये टॉपिक हम लोग को मिलेगा तो वहां पर हम लोग सब ग्लोबल विंड्स को हम लोग पढ़ेंगे।